बात 1934 की है, जब सुभाष चंद्र बोस उस वक्त ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में थे। उस वक्त तक उनकी पहचान कांग्रेस के योद्धा के तौर पे होने लगी थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जेल में बंद सुभाष चंद्र बोस की तबीयत फरवरी 1932 में खराब होने लगी थी। इसके बाद ब्रिटिश सरकार उनको इलाज के लिए यूरोप भेजने पर मान गई थी। हालांकि इलाज का खर्च उनके परिवार को ही उठाना था। वियना में इलाज कराने के साथ ही उन्होंने तय किया कि वे यूरोप में रह रहे भारतीय छात्रों को आजादी की लड़ाई के लिए एकजुट करेंगे। इसी दौरान उन्हें एक यूरोपीय प्रकाशक ने द इंडियन स्ट्रगल किताब लिखने का काम सौंपा, जिसके बाद उन्हें एक सहयोगी की जरूरत महसूस हुई जिसे अंग्रेजी के साथ साथ टाइपिंग भी आती हो। बोस के दोस्त डॉक्टर माथुर ने उन्हें दो लोगों का रेफरेंस दिया। बोस ने दोनों के बारे में मिली जानकारी के आधार पर बेहतर उम्मीदवार को बुलाया, लेकिन इंटरव्यू के दौरान वे संतुष्ट नहीं हुए। तब दूसरे उम्मीदवार को बुलाया गया। ये दूसरी उम्मीदवार थी 23 साल की एमिली शेंकल। बोस ने इस खूबसूरत ऑस्ट्रियाई युवती को जॉब दे दी। एमिली ने जून 1934 से सुभाष चंद्र बोस के साथ काम करना शुरू कर दिया। 1934 में सुभाष चंद्र बोस 37 साल के थे और इस मुलाकात से पहले उनका सारा ध्यान अपने देश को अंग्रेजों से आजाद करने पर था। लेकिन सुभाष चंद्र बोस को अंदाजा भी नहीं था कि एमिली उनके जीवन में नया तूफान लेकर आ चुकी हैं। सुभाष चंद्र बोस को प्रेम और शादी के कई ऑफर मिले थे, लेकिन उन्होंने किसी में दिलचस्पी नहीं ली थी। लेकिन एमिली की खूबसूरती ने सुभाष पर मानो जादू सा कर दिया। प्यार की पहल सुभाष चंद्र बोस की ओर से हुई थी और धीरे धीरे रिश्ते रोमांटिक होते गए। 1934 के मध्य से लेकर मार्च 1936 के बीच ऑस्ट्रिया और चेकोस्लोवाकिया में रहने के दौरान रिश्ते मधुर होते गए। 26 जनवरी 1910 को ऑस्ट्रिया के एक कैथोलिक परिवार में जन्मी एमिली के पिता को ये पसंद नहीं था कि उनकी बेटी किसी भारतीय के यहाँ काम करे, लेकिन जब वे लोग सुभाष चंद्र बोस से मिले तो उनके व्यक्तित्व के कायल हुए बिना नहीं रहे। सुभाष और एमिली ने शुरुआत से ही स्वीकार कर लिया था कि उनका रिश्ता बेहद अलग और मुश्किल रहने वाला है। एक दूसरे को लिखे खतों में दोनों एक दूसरे के लिए जिस संबोधन का इस्तेमाल करते हैं उससे यह जाहिर होता है। एमिली उन्हें मिस्टर बोस लिखती हैं, जबकि बोस उन्हें मिस शेंकल या पर्ल शेंकल। ये हकीकत है कि पहचान छुपा कर रहने की बाध्यता और सैनिक संघर्ष में यूरोपीय देशों से मदद मांगने के लिए भागदौड़ करने के चलते सुभाष अपने प्यार भरे रिश्ते को लेकर अतिरिक्त सतर्कता बरतते होंगे। लेकिन एमिली को लेकर उनके अंदर कैसा भाव था, इसे उस पत्र से समझा जा सकता है जिसे आप सुभाष चंद्र बोस का लिखा लव लेटर कह सकते हैं। माय डार्लिंग, समय आने पर हिम पर्वत भी पिघलता है, ऐसा भाव मेरे अंदर भी है। मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूँ ये बताने के लिए कुछ लिखने से खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ। जैसा कि हम एक दूसरे को आपस में कहते हैं, माय डार्लिंग, तुम मेरे दिल की रानी हो, लेकिन क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? इसमें बोस ने आगे लिखा है, मुझे नहीं मालूम कि भविष्य में क्या होगा। हो सकता है पूरा जीवन जेल में बिताना पड़े, मुझे गोली मार दी जाए या मुझे फांसी पर लटका दिया जाए। हो सकता है मैं तुम्हें कभी देख ना पाऊं, हो सकता है कि कभी पत्र नहीं लिख पाऊं, लेकिन भरोसा करो, तुम हमेशा मेरे दिल में रहोगी, मेरी सोच और मेरे सपनों में रहोगी। अगर हम इस जीवन में नहीं मिले तो अगले जीवन में मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। इस पत्र के अंत में सुभाष ने लिखा है कि मैं तुम्हारे अंदर की औरत को प्यार करता हूँ, तुम्हारी आत्मा से प्यार करता हूँ, तुम पहली औरत हो जिससे मैंने प्यार किया। पत्र के अंत में सुभाष ने इस पत्र को नष्ट करने का अनुरोध भी किया था, लेकिन एमिली ने इस पत्र को संभाल कर रखा। जाहिर है एमिली के प्यार में सुभाष चंद्र बोस पूरी तरह गिरफ्तार हो चुके थे।
सुभाष एक आइडिया वाले शख्स थे। उनका ध्यान केवल भारत को आजादी दिलाने पर था। अगर भटकाव की बात करें तो केवल एक मौका आया जब उन्हें एमिली से मोहब्बत हुई। वे उनसे बेहद प्यार करते थे, डूबकर मोहब्बत करने जैसा उनका प्रेम था। सुभाष की मनोदशा उस दौरान किस तरह की थी, ये अप्रैल या मई 1937 में एमिली को भेजे एक पत्र से जाहिर होता है, जो उन्होंने कैपिटल अक्षरों में लिखा है। उन्होंने लिखा था, पिछले कुछ दिनों से तुम्हें लिखने को सोच रहा था, लेकिन तुम समझ सकती हो कि मेरे लिए तुम्हारे बारे में अपने मनोभावों को लिखना कितना मुश्किल था। मैं तुम्हें केवल ये बताना चाहता हूं कि जैसा मैं पहले था वैसा आज भी हूं। एक भी दिन ऐसा नहीं बीता है जब मैंने तुम्हारे बारे में नहीं सोचा था। तुम हमेशा मेरे साथ हो। मैं किसी और के बारे में नहीं सोच सकता। मैं तुम्हें यह भी नहीं बता सकता कि इन महीनों में मैं कितना दुखी रहा, अकेलापन महसूस किया। केवल एक चीज मुझे खुश रख सकती है, लेकिन मैं नहीं जानता कि क्या यह संभव होगा। इसके बाद भी दिन रात मैं इसके बारे में सोच रहा हूं और प्रार्थना करता हूं कि मुझे सही रास्ता दिखाएं। इन पत्रों में जाहिर अकुलाहट के चलते ही जब दोनों अगली बार मिले तो सुभाष और एमिली ने आपस में 26 दिसंबर 1937 को शादी कर ली। ये शादी ऑस्ट्रिया के बाद गास्तीन में हुई थी। हालांकि दोनों ने अपनी शादी को गोपनीय रखने का फैसला किया। शादी के मौके पर उन्होंने आम भारतीय दुल्हन की तरह माथे पर सिंदूर लगाया था। 1934 से 1945 के बीच दोनों का साथ महज 12 साल तक का रहा और इसमें भी दोनों साथ में 3 साल से भी कम रह पाए। इन दोनों की प्रेम की निशानी के तौर पर 29 नवंबर 1942 को एक बेटी का जन्म हुआ, जिसका नाम अनीता रखा गया। इटली के क्रांतिकारी नेता गैरिबाल्डी की ब्राजीली मूल की पत्नी अनीता गैरिबाल्डी के सम्मान में। अनीता अपने पति के साथ कई युद्धों में शामिल हुई थी। सुभाष अपनी बेटी को देखने के लिए दिसंबर 1942 में वियना पहुंचते हैं और इसके बाद अपने भाई शरद चंद्र बोस को बंगाली में लिखे खत में अपनी पत्नी और बेटी की जानकारी देते हैं। इसके बाद सुभाष उस मिशन पर निकल जाते हैं, जहां से वो फिर एमिली और अनीता के पास कभी लौटकर नहीं आए। लेकिन एमिली सुभाष चंद्र बोस की यादों के सहारे 1996 तक जीवित रहीं और उन्होंने एक छोटे से तार घर में काम करते हुए सुभाष चंद्र बोस की अंतिम निशानी अपनी बेटी अनीता बोस को पाल पोस कर बड़ा कर जर्मनी का मशहूर अर्थशास्त्री बनाया। इस मुश्किल सफर में उन्होंने सुभाष चंद्र बोस के परिवार से किसी तरह की मदद लेने से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, सुभाष चंद्र बोस ने जिस गोपनीयता के साथ अपने रिश्ते की भनक दुनिया को नहीं लगने दी थी, उसकी मर्यादा को भी पूरी तरह निभाया। कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।